ध्यान, मेडिटेशन, ये क्या है? अक्सर हम सोचते हैं। ध्यान मन की शांति है। ध्यान हमारी आत्मा का भोजन है। और ध्यान एक ऐसा उपहार है जो हम स्वयं को, हम खुद को खुद ही दे सकते हैं। और ये बहुत मुश्किल नहीं है। इसके लिए केवल अपने साथ कुछ पल बिताने होते हैं। दोस्तों, मैं ममता आप सबका स्वागत करती हूँ माँ हो तो ऐसी के एक नए एपिसोड में। आज मैं आपको ले चल रही हूँ कटक, एक दूसरे शहर में, और आज आपसे मिलवाने जा रही हूँ कटक में रहने वाली स्नेहा अग्रवाल से। आज हम मिलेंगे स्नेहा अग्रवाल जी से, जो कटक में एक जॉइंट फैमिली में रहती हैं। उनके एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करें तो उन्होंने MBA किया है, मगर उन्होंने लाइफ कोच बनना चुना ताकि वो दूसरों की लाइफ में बदलाव ला सके। लेकिन माँ बनने का सफ़र उनके लिए आसान नहीं था। अनेक IVF फेलियर्स के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और बहुत संघर्षों के बाद उन्होंने अपनी बेटी रीत को अडॉप्ट किया। स्नेहा अग्रवाल निडरता की एक मिसाल है। उन्होंने अपनी इंट्यूशन और इनर कॉलिंग को आगे रखकर अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लिया। आइए जानते हैं उनकी मदरहुड जर्नी खुद उन्हीं से। स्नेहा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में माँ हो तो ऐसी। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए, इस लायक समझने के लिए। स्नेहा, बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। स्नेहा, मैं कुछ जानना चाहूँगी आपके जीवन के बारे में। वैसे तो बाहर से अगर देखा जाए तो बहुत ही साधारण जीवन और आइडियल लाइफ मेरा रहा है, लेकिन अंदर से हमेशा बहुत सारा टर्मोइल और बहुत सारे स्ट्रगल्स रहे हैं। और मेरे मम्मी पापा के हम 2 बच्चे थे, मैं और मेरा भाई, और हमारा छोटा सा परिवार था। हम बहुत परिवार है रादर, और हम बहुत ही प्यार से पले बड़े हैं। लेकिन मेरी ज़िंदगी में हमेशा से स्ट्रगल्स रहे हैं, अपने बॉडी को लेकर और अपने एक्सपीरियंसेस को लेकर। तो जिसके बारे में मैंने बहुत बार बातें भी की है। और ध्यान जो है वो मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा रोल उसने प्ले करा है, क्योंकि जब मैं स्पिरिचुअलिटी में या मेडिटेशन में या इन स्पिरिचुअल वर्कशॉप्स से जुड़ना मैंने स्टार्ट करा, तभी जो मेरे लाइफ में चेंजेस आने स्टार्ट हुए वो बहुत ज़्यादा प्रोफाउंड और बहुत ज़्यादा गहरे थे, और जिनकी वजह से मेरी लाइफ ने एक 360 डिग्री टर्न लिया और बहुत कुछ ऐसा मेरी लाइफ में चेंज हुआ, बेहतर हुआ, जो मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा हो सकता है। सो ऐसे बाहर से देखा जाए तो बहुत साधारण ज़िंदगी रही है, लेकिन स्ट्रगल्स रहे हैं, लेकिन इतने भी बड़े नहीं रहे हैं। पर अंदर से बहुत कुछ हमेशा एक स्ट्रगल की तरह चला मेरे लाइफ में, और जिसको जीते जीते आज तक यहाँ तक पहुँच पाई हूँ मैं। तो स्नेहा, जैसे आप बता रही हैं कि आपके जीवन में बहुत स्ट्रगल्स रहे हैं। एक तरफ हमें ऐसे लगता है कि हमारी लाइफ बहुत अच्छी है, पर जब हम भीतर देखते हैं तो यस, हम सबके जीवन में स्ट्रगल्स हैं। और आपने जिक्र किया कि आपने मेडिटेशन स्टार्ट की, कुछ वर्कशॉप्स अटेंड की, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे हमें, क्या था वो? मैंने जब ये स्टार्ट करा तब सिचुएशन ऐसी थी कि मैं और मेरे हस्बैंड कंसीव करने की कोशिश कर रहे थे, और बार बार ट्राई करने के बावजूद भी हम फेल होते जा रहे थे। हमने मल्टीपल IVF सेशंस करवाए थे, जिसकी वजह से मेरी बॉडी पे एक बहुत गहरा टोल, मतलब बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उन मेडिसिन के, जिसकी वजह से बॉडी पूरी की पूरी तरह से ख़राब हो चुकी थी। और जब मेरा 3rd IVF फेल हुआ तब कुछ ऐसा हुआ कि अब कोई होप नहीं है, अब यहाँ से मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, और मैं पूरी तरह से टूट गई थी। और उसके पहले भी मैं इंटरेस्टेड थी पास्ट लाइफ रिग्रेशन और इन सारी मोडालिटीज़ में, लेकिन मैंने कभी उसके तरफ जाने का
प्रयास नहीं किया। लेकिन जब ये हुआ मेरे साथ तो फिर मैंने कहा कि नहीं, इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न तो होगा। और नवंबर 2014 में मेरा, नवंबर नहीं दिसंबर कहिए, 2014 दिसंबर में मेरा IVF जो है, 3rd IVF फेल हुआ था। और उसके बाद ही मैं इस खोज में लग गई कि इसका रीज़न मुझे जानना है और ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ मेरे लाइफ में, इसका रीज़न मुझे जानना है। जिसकी वजह से मैंने फैमिली कॉन्स्टलेशन का वर्कशॉप अटेंड करा डॉक्टर न्यूटन का। और वो भी सिर्फ डॉक्टर न्यूटन का नाम सुनकर या नाम पढ़कर मैं चली गई। मैंने वर्कशॉप क्या है, किस बारे में है, ये भी मैंने बॉदर नहीं किया जानने का। मैंने बस अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे जाना है। और इसके पहले भी मैं उनको बोलती थी कि मुझे जाना है, पर हम फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पाते थे वर्कशॉप्स की, तो मैं रह जाती थी। लेकिन इस बार मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं, यू मस्ट गो, और आप जाओ। और उन्होंने ये मुझे एनेबल करा मैं वो वर्कशॉप अटेंड कर पाऊँ। और बिना मैं तब तक फैमिली कॉन्स्टलेशन क्या होता है मैं जानती भी नहीं थी, और ना मेडिटेशन क्या होता है मैं जानती थी। और मैं बिना कुछ जाने मैं चली गई कलकत्ता में। मैंने ये वर्कशॉप अटेंड करा और वहाँ पर जाकर बैठ गई और एकदम सरेंडर के मोड से कि भाई 2 दिन में मुझे कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा मेरे बारे में। और जाते ही फर्स्ट सेशन में ही मुझे जो है ये समझ में आ गया कि मैं सही जगह पर आ गई हूँ। और उन 2 दिनों में बहुत कुछ ऐसा मेरे साथ एक्सपीरियंसेस हुए जिसकी वजह से फाइनली मैं अडॉप्शन के लिए राज़ी हुई। क्योंकि तब तक मेरे हस्बैंड राज़ी थे और बहुत सालों से मुझे कह रहे थे कि क्यों आप अपने आप को इतनी तकलीफ़ दे रहे हो, क्यों अपने बॉडी को इतनी तकलीफ़ दे रहे हो, लेट्स गो एंड अडॉप्ट अ चाइल्ड। लेकिन मैं कहीं ना कहीं इस बात के लिए रेडी नहीं थी, क्योंकि मुझे ऐसा था कि मैं अगर मैं बेबी लाऊं मैं कहीं और से, तो मैं क्या उसको प्यार दे पाऊंगी, क्या मेरे अंदर उतनी क्षमता है कि मैं उसे प्यार दे पाऊंगी, या अगर मैं ले आई और मैं उससे प्यार ना दे पाई तो फिर मैं कैसे उस चीज़ को जस्टिफाई करूंगी। तो इन सारे फियर्स के साथ मैं रहती थी। जबकि मेरे परिवार वाले, मेरे सास ससुर, मेरे हस्बैंड मुझे कई दिनों से कह रहे थे कि हमें अडॉप्शन करना चाहिए, लेकिन मैं ही रेडी नहीं थी इस बात के लिए। उन 2 दिनों में फाइनली मेरे अंदर में वो रेडीनेस आई कि यस, मुझे अडॉप्ट करना है। और ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस वहाँ पर हुए जहाँ पर मुझे क्लियर मेडिटेशन में मैसेजेस मिले कि द ओनली वे, मतलब एक ही रास्ता है इन सब चीज़ों से बाहर निकलने का, और वो है अडॉप्ट करना। और वहाँ पर मुझे ये भी मैसेज आया कि मुझे गर्ल बेबी अडॉप्ट करना है। तो ये फरवरी में था, 2015 के फेब में। और जून में मेरी बेटी मेरी ज़िंदगी में आई। जून 10th को मैं गई थी, मेरा बर्थडे है जून 10th को, और उस दिन मैं फ़र्स्ट टाइम मेरी बेटी से मिली थी। और उसके 7 दिन बाद वो मेरे घर आ गई थी मेरी बेटी बनकर। सो ये थी मेरी शुरुआत की जर्नी। और उसके बाद जब बेटी आई, उसके बाद जैसे हमने सुना है कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है, तो अडॉप्शन में भी करने के बावजूद भी मुझे वैसा कुछ हुआ था। और क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अपने आप के ऊपर हार्ड रहती थी कि मैं अच्छी माँ बन पा रही हूँ या नहीं, मैं बच्चे को देख पा रही हूँ या नहीं। मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को जो है, आई वॉज़ वेरी हार्ड ऑन माई सेल्फ, जिसकी वजह से मैं बहुत चिंता करती थी कि मैं कर पाऊँगी या नहीं, या मुझसे हो पाएगा या नहीं। और जब एक माँ बच्चे को पेट में रखती है 9 महीने के लिए, तो उसके पास 9 months का टाइम होता है टू गेट प्रिपेयर्ड फॉर द बेबी। लेकिन जब एक अडॉप्टिव मदर बच्चे को लेकर आती है अपने साथ, तो बिल्कुल भी एक अडॉप्टिव मदर के पास टाइम नहीं होता। और आसपास वाले ये कहते हैं कि बहुत इजीली हो गया आपके लिए, और ये तो मतलब बिना किसी एफर्ट के आपको बच्चा मिल गया। लेकिन अंदर की बात कोई नहीं समझता कि एक अडॉप्टिव मदर के लिए कितना डिफ़िकल्ट वो जर्नी होती है अपने आप के प्रेपरेशन को लेकर, और बेबी को पूरी तरह से
जो है अपना बनाने में, दैट जर्नी इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर एन अडॉप्टिव मदर। और सब यही कहते हैं कि ईज़िली आपको ये चीज़ मिल गया, लेकिन जो सपोर्ट, जो एक सहारा एक अडॉप्टिव मदर को चाहिए होता है, वो मेरे हिसाब से कहीं ज़्यादा होता है इनिशियली जो उनको देना चाहिए। और वो सहारा मुझे मेरी फैमिली ने दिया और मेरे हस्बैंड ने दिया। और इनिशियली मैं कहती थी कि वही जो है रीत के मम्मी है, क्योंकि वो इंस्टेंटली बॉन्ड वो कर पाए रीत के साथ। और मुझे थोड़ा टाइम लगा इस बॉन्ड को बनाने में, क्योंकि मैं अपने आप को इतना ज़्यादा ये कह चुकी थी कि मैं नहीं कर पाऊँगी, कि मुझे कुछ 15-20 दिन लग गए अपने आप को सेटल करने में, अपने आप को उस रोल में लेकर आने में। बट मेरे हस्बैंड इंस्टेंटली ओवरनाइट उन्होंने जो है वो बॉन्ड करा। और मेरी रेस्ट ऑफ द फैमिली भी जो है, मेरी फैमिली, मेरे सास ससुर, मेरे मम्मी पापा, सबका मुझे उस समय बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। उसके बावजूद मैं स्ट्रगल कर रही थी इंटरनली। और यहाँ पर जो है मेडिटेशन ने बहुत बड़ा रोल प्ले करा मेरे लाइफ में, क्योंकि मेडिटेशन अगर नहीं होता तो शायद मैं इस चीज़ से आगे नहीं बढ़ पाती। और इवेंचुअली ऐसा हुआ कि रीत जब मेरे लाइफ में आई तो मेरा स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत तेज़ी से होने लगा। और ऐसा मुझे लगता है कि शायद मैं वेट कर रही थी रीत के आने का, और जिसकी वजह से जो है मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ इतनी ज़्यादा होने लगी। नेहा, आपने बताया कि आपने वो 2 दिन की वर्कशॉप जो अटेंड की थी फैमिली कॉन्स्टलेशन डॉक्टर न्यूटन के साथ, उसमें वो 2 दिन में आपके भीतर बहुत चेंज आया और आपने ध्यान में, मेडिटेशन में कुछ अनुभव किया था उस टाइम, जिसने आपको ओपन किया फॉर अडॉप्शन। थोड़ा सा मुझे उसके बारे में और जानना है, ताकि हमारे दर्शकों को पता चले कि जब हम मेडिटेशन में जाते हैं तो हमें क्या अनुभव होता है, या जो आपका एक्सपीरियंस रहा है। ओके, सो जब हम फैमिली कॉन्स्टलेशन के वर्कशॉप में गए तो फैमिली कॉन्स्टलेशन जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हमारी जो फैमिली के पैटर्न्स है वो हम किस तरह से अपने साथ कैरी करते हैं। सो यही है उस वर्कशॉप का कॉन्सेप्ट। और जब हम वर्कशॉप पे बैठे थे तो पहली चीज़ जो हमें करनी होती थी, जो सर ने कही कि हमें करना है, वो है कि हमारी फैमिली ट्री ड्रॉ करनी है। और जब हम अपनी फैमिली ट्री बना रहे थे तो सर ने वहाँ पर कहा कि इसमें आपको सारे मिसकैरेजेस, सारे अबॉर्शंस, सारे मर्डर्स और सारे वैसे लोगों को इंक्लूड करना है जो एक्सक्लूड हो चुके हैं। और जैसे ही मैंने ये बात सुनी, कुछ ऐसा शिफ्ट हुआ मेरे अंदर और मैंने उन सारी चीज़ों को लिखना स्टार्ट करा। और ऑल्दो मैं ये जानती थी, ऐसा नहीं था कि मेरे नॉलेज में ये नहीं था, लेकिन फिर भी जब मैंने वहाँ पर फैमिली ट्री पर उन मिसकैरेजेस और अबॉर्शंस को डाला तो मैं एक बार के लिए थोड़ी सी टेकन अबैक हो गई कि ये क्या है। क्योंकि मैंने वहाँ पर, ऑल्दो मुझे ये पता था पहले से, ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं था, मैंने वहाँ पर रियलाइज़ करा कि मेरी जो मैटरनल लाइन है, जैसे मेरी मम्मी, मेरी नानी, मेरी मासीज़, ये सब ने अपने क्यूमुलेटिवली इनके कुछ 10-12 अबॉर्शंस, कुछ 3-4-5 मिसकैरेजेस, इस तरह से पूरा का पूरा पैटर्न चलता आ रहा है। जहाँ पर नानी ने कुछ अबॉर्शंस करवाए, कुछ उनके मिसकैरेजेस हुए, मेरी मम्मी ने कुछ अबॉर्शंस करवाए, कुछ मेरे से जो छोटी बेटी थी मेरी मम्मी की, वो पैदा होते ही उसकी मृत्यु हो गई थी कुछ 10 दिनों में। और उसके बाद मासी, मेरी जो सेकंड वाली मासी है, उनको बेबीज़ नहीं हुए पर फिर भी उनके मिसकैरेजेस की हिस्ट्री थी। और थर्ड मासी के भी कुछ मिसकैरेजेस थे, एक स्टिलबॉर्न बेबी था और एक या 2 अबॉर्शंस थे। तो जब मैंने ये पेन एंड पेपर पे ये पूरा पैटर्न देखा तो मुझे इंस्टेंटली ये रियलाइज़ हो गया कि इतने सारे मिसकैरेजेस और अबॉर्शंस जब हैं इतने नियर फैमिली लाइन में, तो इसका कोई ना कोई तो प्रभाव आना ही है नेक्स्ट जनरेशन पे। और वहाँ से मेरी समझ जो है वो बढ़नी स्टार्ट हुई कि किस तरह से हमारी फैमिली के पैटर्न्स हमें इफ़ेक्ट करते हैं। और साथ ही साथ वहाँ पर सर ने कहा कि अगर बहुत सारे
मिसकैरेजेस और अबॉर्शंस एक परिवार में होते हैं तो किसी एक कोई एक बच्चा ऐसा होता है जो इस बर्डन को बेयर करता है और इस कर्म को बैलेंस करने का वो अपने ऊपर टेकअप करता है। और मैंने कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ करा कि मैं शायद वो रोल प्ले कर रही हूँ, क्योंकि मेरे जनरेशन में मैं एल्डेस्ट हूँ। और मैंने वहाँ पर सर से ये क्वेश्चन भी पूछा था कि क्या ये एल्डेस्ट के ऊपर आता है या डाउन द लाइन जाता है, तो सर ने कहा कि नहीं, मोस्ट प्रोबेबली ये जो एल्डेस्ट होता है उसके ऊपर ये बर्डन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है, जिससे मैं तुरंत ही समझ गई कि ये क्यों मेरे साथ हो रहा है। एक लॉजिकल वैलिड रीज़न जो है मुझे मिलना स्टार्ट हुआ। और उसके बाद इवेंचुअली जब हम मेडिटेशन करते थे, जब सर डायरेक्ट करते थे हमें इन सारी चीज़ों के ऊपर मेडिटेट करने पे, तो मुझे वो लाइन से सारे बच्चे दिखाई देते थे और बहुत सारी उनमें गर्ल्स थी, कुछ बॉयज़ थे। और जो भी मिसकैरी हुए या अबॉर्ट हुए या जो जी नहीं पाए चले गए, वो सारे ऐसे लाइन से खड़े मुझे दिखाई देते थे और एक ही उनके चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान होती थी और वो एक ही बात कहते थे कि अगर हमें आपको पीस देना है तो आपको अपने पास एक बेटी लानी है। और ये क्लियर मैसेज मुझे मिलता गया उन 2 दिनों में, मल्टीपल मेडिटेशंस में। ऐसा नहीं कि फर्स्ट मेडिटेशन में हुआ या सेकंड मेडिटेशन में हुआ, 3 या 4 मेडिटेशंस में मुझे सेम मैसेज मिलना स्टार्ट हुआ। और फिर जब लास्ट हम मेडिटेशन कर रहे थे, जहाँ पर कि सर हमें कहते हैं कि हम अपनी पूरी फैमिली ट्री जो है हमारे पीछे, उसे इमेजिन करें, जितना हम कर पाएँ उतना इन्फिनिटली हम इमेजिन करें। तो उस मेडिटेशन में मुझे एक बहुत प्रोफाउंड जो है मैसेज मिला कि जो मेरी बेटी है वो इस बार जो है मेरे गर्भ से पैदा नहीं हुई है, वो कहीं और है और पैदा होने वाली है और आपको उसे ढूंढ के अपने पास लाना है। और ये मैसेज मुझे उस लास्ट मेडिटेशन में क्लियरली जो है मिला। और ये 7 और 8 फेब 2015 की बात है और मेरी बेटी का जन्मदिन 10 फेब 2015 है। सो मुझे नहीं लगता कि ये कोइंसिडेंस है, मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा डिवाइन प्लान है जो हम समझ पा रहे हैं। अब पीछे देखते हैं तब समझ पा रहे हैं, लेकिन जब हो रहा था तब शायद मैं इसे इतनी गहराई से समझ नहीं पा रही थी। और उसके 3-4 महीने के अंदर अंदर मेरी बेटी जो है मेरे पास आ गई। और उसके बाद भी मुझे रीजंस पता चलने लगे कि किस तरह से, क्यों मैंने चूज़ करा ये कि मैं प्रेग्नेंट नहीं रहूँगी या मैं कंसीव नहीं करूँगी। तो इसके बाद जब सब्सिक्वेंट वर्कशॉप्स मैंने अटेंड करे तो वहाँ पर मुझे उनके रीजंस मिलना स्टार्ट हुए। स्नेहा, दिस इज सो ब्यूटिफुल कि आपके वो 2 दिन की वर्कशॉप और 2 दिन के ध्यान ने आपको कितना जागृत किया। इट मेड यू सो मच अवेयर ऑफ आपके जीवन में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है। यहाँ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद स्नेहा फिर आपसे मिलते हैं और जानते हैं कुछ और आपके बारे में। स्नेहा, आपने बताया कि जून में आपकी बेटी आपके जीवन में आई। हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि जब आपने ये डिसीजन लिया अपनी बेटी को अडॉप्ट करने का और किस तरह परमात्मा ने, यूनिवर्स, डिवाइन ने आपको सपोर्ट किया। जैसे फरवरी में आपने सोचा और जून में आपकी बेटी आपके जीवन में आई। सो बताएंगे मुझे कुछ इस बारे में? हाँ, तो बहुत ही प्यारी स्टोरी है ये, जो मेरी बेटी की मेरी ज़िंदगी में आने की। हम एक्चुअली स्टार्ट जर्नी मेरी यहाँ से हुई थी कि मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि हम कुछ ऑर्फनेजेस में विज़िट करेंगे और फिर तुम्हें जो फिर ठीक लगेगा हम फिर वो करेंगे। और मम्मी एक ऑर्फनेज में मुझे लेकर गई, जहाँ पर जो वहाँ के ओनर्स थे उन्होंने बड़ी ही बदतमीज़ी से बात करी और जो बच्चे थे उनको देखने नहीं दिया या उनसे मिलने नहीं दिया और बड़ी ही बदतमीज़ी से उन्होंने हमें वहाँ से भगा दिया। और वो बहुत रिनाउंड, बहुत बड़ी ऑर्फनेज यहाँ की थी, जिसकी वजह से जो मेरा एक माइंडसेट था वो बहुत डिस्टर्ब हो गया। मुझे ऐसे लगा कि क्यों
ऑलरेडी हम इतना परेशान हैं और कहीं जा रहे हैं तो वो इतनी बदतमीज़ी से हमसे बात कर रहे हैं, हमें थोड़ा भी कंपैशन से ट्रीट नहीं कर रहे हैं। तो मैंने मेरी मम्मी को कह दिया कि मुझे अब नहीं करना, मुझे आप ज़बरदस्ती मत करो, मुझे इन सारी चीज़ों में नहीं पड़ना। और क्योंकि ऑलरेडी मेंटली मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हूँ, तो मुझे और बाहर से जब ये सारी चीज़ें सुनने को मिलती है तो मुझसे हैंडल नहीं होती। तो मम्मी चुप हो गई, मम्मी बोली कि ठीक है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। और फिर ये जो एक और ऑर्फनेज की बात मम्मी को कहीं से उनके फ्रेंड के द्वारा पता चली और उन्होंने चुपके से आके मुझे कहा कि प्लीज़ नेहा, ये लास्ट टाइम है, आप मेरे साथ चलो, और अगर नहीं होगा तो फिर हम और इंसिस्ट नहीं करेंगे आपको। तो पता नहीं कहीं से एक आवाज़ आई और मैंने हाँ कर दी। और फिर मेरे सास ससुर ने जो ऑर्फनेज के ओनर हैं उनसे मिला और वो उनसे अपॉइंटमेंट करके उनसे मिले और फिर हमने ये डेट फिक्स करी। और सामने से ऑर्फनेज वालों ने कहा कि आप 10 जून को आप आ जाइए, और 10 को मेरा बर्थडे था। सो हम 10 को रेडी होकर निकल गए। और ऑलरेडी मैं, क्योंकि हम उससे पहले 3-4 ऑर्फनेजेस विज़िट कर चुके थे और मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल भी उन ऑर्फनेजेस में अच्छा रहा नहीं। सो मैं उसी माइंडसेट से मैं निकल पड़ी। यहाँ मेरे घर से कुछ 2-3 घंटे का ड्राइव है और उस आश्रम का। सो उसी माइंडसेट से मैं निकल पड़ी कि भाई वहाँ पर भी वहीं वो सभी होना है। सो मैं मना करके और मैं चुपचाप घर वापस आ जाऊँगी और मुझे ज़िद तो कोई नहीं कर पाएगा, बिकॉज देन अल्टीमेटली इट्स माई चॉइस। और मैं चली गई और वहाँ पर हम एक छोटे से कमरे में बैठे थे, जहाँ ठीक दरवाजे के बगल में मैं बैठी थी। दरवाज़ा ठीक यहाँ पर था मेरे और मैं दरवाजे के बगल में बैठी थी। और उन्होंने कहा कि ठीक है, अब हम बेबीज़ लेकर आएंगे और आपको दिखाएंगे। सो उन्होंने एक बच्चे को वो लेकर आए और वो मेरे मम्मी पापा ने, या मेरी मम्मी थी मेरे साथ, मेरे सास ससुर थे, मेरे हस्बैंड थे और मैं थी। हम 5 जन गए थे। और वो बेबी जब आया तो मेरी सास ने, मेरी मम्मी ने उनको गोद में लिया, पर मैंने उस बेबी की तरफ देखा भी नहीं, जो कि बहुत अनकैरेक्टरिस्टिक है मेरे बारे में, क्योंकि मैं जनरली कहीं भी बेबीज़ को देखती हूँ तो मैं बातें करना या उनसे आई कांटेक्ट करना, उनको स्माइल करवाना मुझे बहुत पसंद था। लेकिन उस बच्चे को मैंने देखा ही नहीं। और मेरे मम्मी पापा, मेरे मम्मी, मेरे हस्बैंड ये कहते रह गए कि एक बार आप गोद में ले लो, पर मैंने रिफ्यूज़ करा कि नहीं, मुझे नहीं लेना है। और मेरी सास ने उस समय ये बात को समझा, शी अंडरस्टूड कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। और उन्होंने कहा कि ऑर्फनेज जो वहाँ पर ओनर थे कि अगर आपके पास कोई और बेबी है तो आप दिखा दीजिए, नहीं तो फिर हम कभी और आएंगे। तो बहुत ही पोलाइटली उन्होंने ये मैसेज पास करा एंड शी अंडरस्टूड कि मैं कंफर्टेबल नहीं थी। तो उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, और वो उस बेबी को ले गए। और फिर हम बैठे थे आराम से, और फिर मुझे दरवाजे के उस तरफ आहट सुनाई दी और मैंने देखा भी नहीं था तब तक बेबी को, और वो दरवाजे के उस तरफ थी और मुझे समझ में आ गया था कि ये मेरी बेटी है। और बिना उसे देखे मुझे मेरे टीयर्स फ्लो करना स्टार्ट हुए। और जैसे ही वो उनकी इंचार्ज जो थी वो बेबी को रूम के अंदर लेकर आई, मैंने ऐसे उसको ग्रैब करा अपनी गोद में, और उसके चेहरे को नहीं देखा, वो कैसी दिखती है वो नहीं देखा, और मैंने जस्ट उसे हग करके और मैं जो है रोना स्टार्ट करा। मैंने आज भी जब मैं उसको याद करती हूँ तो मुझे गूज़बम्स हो जाते हैं, मैं इमोशनल हो जाती हूँ उस मोमेंट को याद करके। और फिर ऐसा हुआ कि मेरे परिवार वाले जितना मुझसे मांग रहे थे कि एक बार हमें दिखा दो, एक बार हम देख तो लें, मैं दे ही नहीं रही थी उसे किसी के गोद में। और इवेंचुअली मेरे हस्बैंड आए और उन्होंने फिर बोला कि एक बार मुझे आप दे दो, लेट मी सी एक बार। और उन्होंने गोद से रीत को लिया और फिर वो मम्मी और मेरी सास को देकर उन्होंने मुझे साइड में वो लेकर गए ताकि मैं थोड़ा सा अपने आप को कंपोज कर पाऊँ। और फिर मैं साइड में गई और फिर वो जो है फॉर्मेलिटीज़ की डिस्कशन करने लग गए कि नहीं हम लेकर जाएंगे, और जो है मेडिकल टेस्ट होंगे, हम बेबी का मेडिकल टेस्ट करवाएंगे और सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी होगी, उसके बाद हम बेबी को आकर ले जाएंगे।
और ये बात सुनकर मेरा दिल जो है पूरी तरह से बैठ गया कि आज मुझे बेबी को ले जाने नहीं मिलेगा। और मैं बहुत रोना मैंने स्टार्ट करा। पर फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे समझाया और हम वहाँ से बेबी को मिलकर हम वापस आ गए। और उसके ठीक 3 दिन बाद बेबी के मेडिकल टेस्ट होने वाले थे। और फिर मैं गई, जब बेबी आया मेडिकल टेस्ट करने के लिए, और वो तुरंत मेरी गोद में आ जाती और मुझे स्माइल देती। मुझे ऐसे उसकी आंखों में देखकर ऐसा लगता कि हम एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं और ऑलरेडी हमारा रिश्ता है, ऐसा मुझे महसूस होता। फिर हम गए हॉस्पिटल, मेरे हस्बैंड एक डॉक्टर हैं तो उनकी हॉस्पिटल में गए, बेबी का सारे ब्लड टेस्ट हुए, सारे चेकअप्स हुए। और जो 10 जून से 13 जून या 14 जून को उसके ब्लड टेस्ट हुए या उसके टेस्ट हुए, और तब तक मेरा रोना कंटिन्यूअसली चलता रहा। और मैं अपने हस्बैंड को बोलती गई कि खुद का बच्चा होगा तो आप क्या उसके मेडिकल टेस्ट करवाओगे, वो मेरी बेटी है, मुझे उसको लाना है, आप कुछ भी करो, आप कुछ भी करो, मुझे ला कर दो। पर वो समझा बुझाकर मुझे शांत करते रहे कि नहीं, मेडिकल टेस्ट करवाते हैं। फिर 14 को मेडिकल टेस्ट सारे हुए। और फिर जब उसको लेकर चले गए, जब वो आश्रम वाले उसको लेकर चले गए, उसके बाद मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई और मैंने कंटिन्यूअसली रोना स्टार्ट करा। फॉर दोज 3 डेज़ मैं शायद 24 घंटे में से 20 घंटे रोती थी। और मुझे ऐसे था कि मुझे बस मेरी बेटी ला दो, मुझे और कुछ नहीं पता, आपके मेडिकल टेस्ट मुझे नहीं पता, मुझे उनके रिपोर्ट्स नहीं पता, जस्ट गेट मी माई बेबी। और इवेंचुअली मैं इतना रोई कि मेरे घर वाले दे डिड नॉट हैव अ चॉइस, वो मेडिकल रिपोर्ट्स का भी वेट नहीं कर पाए। और 17 को जाकर हम रीत को घर ले आए और उसने मुझे माँ बनाया। और ये जो ग्रैटिट्यूड मैं उसके लिए फील करती हूँ, इस एक चीज़ के लिए, वो मैं कभी शायद स्नेहा, इट्स अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। आपका ये अनुभव, ये फीलिंग, मैं भी एक माँ हूँ एंड इट्स गिवन मी ऑल्सो गूज़बम्प्स। जिस लेवल का ग्रैटिट्यूड मैं मेरी बेटी के लिए फील करती हूँ कि उसने मुझे माँ क्या होती है वो फील करवाया, जिस चीज़ के लिए मैं एक बहुत लंबे अरसे से तरस रही थी, उसने वो फील करवाया। और कहीं ना कहीं मैंने अपने आप को ब्लेम करा कि मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मेडिकल इश्यूज जो थे वो मुझे थे, मेरे हस्बैंड को कोई भी मेडिकल इश्यूज नहीं थे। तो मैं अपने आप को बहुत ब्लेम करती थी कि मैं आई एम नॉट गुड इनफ, या मैं बच्चा नहीं कर पाई। और ये सारी चीज़ों से रीत ने मुझे आज़ाद करा। रीत वॉज द वन जिसने मुझे माँ बनाया। सो I will never be able to repay her for the gratitude that I feel उसके प्रति, कि उसने मेरी ज़िंदगी को किस तरह से चेंज करा। उसने एक नॉर्मल, वेरी नॉर्मल पर्सन को स्पेशल बनाया। जस्ट मेरी ज़िंदगी में आके उसने एक नॉर्मल इंसान को स्पेशल इंसान बना दिया। सो उसके लिए मैं कभी भी I will never be able to repay the debt that I have of my daughter. माँ होना अपने आप में बहुत बहुत ही अच्छा अनुभव है। एंड आजकल तो इतनी अच्छी ये चीज़ है अडॉप्शन की, जो हम लीगली अडॉप्ट कर सकते हैं। एंड बहुत सारे लोग हैं जो आजकल जिनके अपने खुद के बच्चे हैं, फिर भी सेकंड चाइल्ड के लिए वो अडॉप्शन में जा रहे हैं। बिकॉज़ आप कितना अच्छा जीवन देने जा रहे हो किसी को जिसके पास मान लो माता पिता नहीं है या ऑर्फनेज में है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ जिनके एक बायोलॉजिकल चाइल्ड है और एक अडॉप्टेड चाइल्ड है, और वो खुद में इतना अच्छा एक्सपीरियंस उसको अनुभव करते हैं, या उनके अंदर एक इतनी अच्छी सी फीलिंग आती है। सो स्नेहा, दिस वाज समथिंग वेरी करेजियस जो तुमने फेस किया अपने लाइफ में। और जैसे आपने बताया
कि द सेकंड बेबी के साथ जिसने आपके जीवन में आना था, ऑटोमेटिकली आपने उसकी आवाज़, उसकी आहट के साथ कनेक्ट किया और उसे बिना देखे उसे अपना बना लिया. इट्स सो ब्यूटिफुल. एंड हाउ ओल्ड वॉज शी? रीत कितने टाइम की थी जब वो पहली दफ़ा आपके जीवन में आई? रीत 4 महीने की थी, एग्जैक्टली 4 मंथ्स की थी. 10th फेब को उसका बर्थडे था और 10th जून को मैं उससे मिली. तो वो 4 मंथ्स की थी जब मैंने उसे देखा, और बहुत ही छोटी, शायद पतली और बहुत टाइनी थी वो जब मैंने उसे देखा था. और मेरे कुछ फैमिली मेम्बर्स से उसकी अनकैनी रिजेम्बलेंस है. ऐसा लगता है कि वो ट्विन्स है. मतलब हमने पिक्चर्स भी साथ में रख कर देखे और बहुत अनकैनी रिजेम्बलेंस है रीत की मेरे कुछ फैमिली मेम्बर्स से. सो शी इज़ अ डिवाइन चाइल्ड. और आपने ये कहा कि हम जो अडॉप्ट करते हैं हम एक अच्छा काम कर रहे हैं. आई कम्प्लीटली डिसएग्री विद दिस, क्योंकि हम कोई भी एहसान या कोई भी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं. वी आर डूइंग इट फॉर, हम अपने स्वार्थ के लिए ये कर रहे हैं. और जो बच्चा हमारी ज़िंदगी में आता है वो निस्वार्थ होता है, उसके पास कोई स्वार्थ नहीं होता. और वो जो है वो एक अच्छा काम कर रहा है, वो एक टूटे परिवार को जोड़ रहा है, वो एक जो है इनकम्प्लीट परिवार को कंप्लीट कर रहा है. सो द बेबी इज़ डूइंग अ गुड डीड, नॉट द पेरेंट. तो जैसे आपने बोला कि आपने कई मोडालिटीज़ पे काम किया हुआ है, जैसे पास्ट लाइफ, फैमिली कॉन्स्टलेशन. तो कहीं ना कहीं हमारे कुछ कार्मिक जो अधूरे होते हैं वो इस जीवन में पूरे होते हैं. कंप्लीटली, क्योंकि मैंने बहुत सारे अपने पास्ट लाइव्स में ऐसा देखा है कि बहुत सारे बच्चों का की अबॉर्शन या मिसकैरेजेस या उनको डिस्ट्रॉय करने में मेरा हाथ रहा है. और बहुत बार मैं भी एज अ परपेट्रेटर रही हूँ. सो मुझे वो चीज़ समझ में कम्प्लीटली आ चुकी है कि क्यों मैंने इस बार चूज़ करा कि मुझे नहीं होना है, वो प्रेग्नेंट नहीं होना है. क्योंकि बहुत सारे लाइफ टाइम्स में मैंने ये देखा था कि मेरे एज अ विक्टिम भी मेरे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को बहुत हानि पहुंचाई गई थी, और एज अ परपेट्रेटर भी मैंने वो सेम चीज़ किसी और के साथ की थी. तो मुझे ये समझ में आ गया था कि ये कार्मिक बैलेंस है, और इस बार जो है वो पूरी तरह से अकाउंट्स जो है वो सेटल हो रहे हैं. सो इट गेव मी पीस टू अनदर लेवल. मतलब एक अलग तरह की शांति जो है मैं महसूस कर पाई जब मैंने ये सारे आंसर्स मुझे मिले, और जब मैंने ये रियलाइज़ करा कि ये सब कुछ बाय डिज़ाइन है और बाय चॉइस है, और बहुत ही ब्यूटीफुल तरह से जो है मेरी ज़िंदगी में आया है. स्नेहा, हम अक्सर सोचते हैं ना, हमारे जीवन के चैलेंजेस या हमारे साथ ये सही नहीं हो रहा या ये ठीक नहीं है, बट हम भूल जाते हैं. जैसे आपने बोला कि ये बहुत अच्छा डिवाइन प्लान था आपके जीवन का. सो इसी तरह दोस्तों, आई थिंक जो भी हमारे जीवन में घट रहा है या हो रहा है, हमें उसको एक डिवाइन प्लान या उसकी ग्रेस समझ के जब हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हमारे लिए रास्ते, दरवाजे आगे के लिए खुल जाते हैं. और स्पेशली जब हम ध्यान में जाते हैं तो हमारे को हमारे चैलेंजेस के लिए, हमारी सिचुएशंस के लिए, हमारे क्वेश्चंस के लिए बहुत से आंसर्स मिलते हैं. जैसे स्नेहा ने अनुभव किया उन 2 दिनों में जब उसने वर्कशॉप अटेंड की और मेडिटेशन में उसको मैसेजेस मिले. कि स्नेहा, मुझे बताएंगे आपके जीवन में मेडिटेशन ने किस तरह हेल्प किया एक बॉन्ड को क्रिएट करने के लिए आपके और रीत के बीच में, आपकी बेटी के बीच में, क्योंकि आपने बोला कि आपको मेडिटेशन से बहुत स्ट्रेंथ मिली थी. सो जैसे मैंने शेयर करा ऑलरेडी कि जब रीत आई मेरे पास तब मैं मेडिटेशन में आ चुकी थी और मैं मेडिटेट करती थी. तो जैसे जैसे मेडिटेशन करती गई, जैसे जैसे ये हम जब वर्कशॉप्स पे कुछ एक्सपीरियंस करते हैं तो उनको अपने लाइफ में उतारने के लिए हमें मेडिटेट करना बहुत ज़रूरी होता है.
तो जैसे जैसे मैं मेडिटेट करती गई, जो भी मैंने एक्सपीरियंस करा था उन वर्कशॉप्स के दौरान, वो मेरी रियलिटी बनना स्टार्ट हुई, वो मैं उसे जीना स्टार्ट करा मैंने। और वो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आया कि ये मेरी गलती नहीं है, जो मैं ब्लेम करती थी अपने आप को कि मेरी वजह से मैं और मेरे हस्बैंड जो है कंसीव नहीं कर पाए, वो ब्लेम जो है वो चला गया। वो जो अपने आप को मैंने दोषी ठहराया था वो चला गया। वो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आया कि ये जो भी हुआ इसका एक कारण है, इसका एक रीज़न है जिसकी वजह से ये हुआ मेरी ज़िंदगी में। और जो एक एक्सेप्टेंस, एक डीप लेवल का एक्सेप्टेंस किसी के अंदर आता है, वो मेरे अंदर मेडिटेशन के द्वारा आया। और इवेंचुअली मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ डेवलप हुई कि जब हम एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो मेरी देवरानी जो है वो प्रेग्नेंट थी अपने सेकंड बेबी के साथ। और उनका सेकंड बेबी जब बॉर्न हुआ तो रीत वॉज 2 years old, वो 2 साल की थी। और वो देखती थी अपनी चाची को बच्चे को फीड कराते हुए और दूध पिलाते हुए। तो उसने बहुत ही इनोसेंटली मुझे एक दिन पूछा कि मम्मा आपने भी मुझे दूध पिलाया? तो मैंने उस दिन, मुझे वो स्ट्रेंथ अंदर से महसूस हुई और मैंने उससे बहुत सरलता से ये कह दिया कि नहीं बेटा, मैंने आपको इस बार दूध नहीं पिलाया क्योंकि आप मम्मा के पेट से बॉर्न नहीं हुए हो। और जब वो 2 साल की थी तब से मैंने उससे अपना और उसका सच जो है शेयर करा। उसने मुझसे पूछा तो मैंने उससे सच बताया। मेरे अंदर ये स्ट्रेंथ सिर्फ मेडिटेशन से डेवलप हुई कि मैं अपने बच्चे को उसका सच बहुत करेजियसली बता पाऊँ। और उसके बाद बहुत बार ऐसा होता था कि वो क्वेश्चंस पूछती थी मुझसे और मैं उसे सही तरह से आंसर दे पाती थी। बहुत बार गुस्सा हो जाती थी, एंग्री हो जाती थी कि क्यों मेरी मम्मी मुझे छोड़कर चली गई, क्यों आप मेरी ज़िंदगी में आए हो। कई बार उसने पब्लिकली मुझे ये भी कहा है कि आप मेरी नकली मम्मी हो। लेकिन अगर मैंने मेडिटेट नहीं कर रही होती, मैं अगर अपने ऊपर काम नहीं कर रही होती, तो ये सब कुछ मुझे डिस्टर्ब करता। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ वो जो बेस था क्रिएट किया हुआ था ध्यान का, मेडिटेशन का और स्पिरिचुअल वर्क का, अपने ऊपर काम करने का, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें मैं बहुत ब्यूटीफुली, मैंने बिना पर्सनली इस चीज़ को लिए, मैंने बच्चे को समझा कि बच्चा क्या, किस तरह से, किस चीज़ से गुजर रहा है, और उसको भी मैं हेल्प कर पाई अपने इमोशन से डील करने में। क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होती है एक बच्चे के लिए कि उसकी जो जन्म देने वाली माँ है वो उसे छोड़कर चली गई और वो किसी और माँ के पास है। सो बच्चे के लिए भी ये चीज़ समझना, इस चीज़ को एक्सेप्ट करना एक बहुत बड़ी बात है। और उस समय मैंने अपने इमोशंस को वहाँ पर बिना रख के मैं उसको संभाल पाई, उसको वो समय दे पाई। बहुत बार वो टेस्ट करती थी मुझे सबके सामने बोल के कि आप तो मेरी नकली मम्मा हो, और बहुत ही इजीली मैं ये उसे कह देती थी तो आप दैट शी इज़ राइट, वो सही कह रही है कि मैं उसकी एक्चुअल में नकली मम्मा हूँ और असली मम्मा कोई और है। तो 3-4 बार जब ऐसा हुआ तब उसने एक्सेप्ट करना स्टार्ट करा और उसने समझा कि ये उसकी रियलिटी है। तो ये प्रोसेस जो है, जो उसे बताने का प्रोसेस से स्टार्ट करके और आज तक भी ये कंटिन्यूअसली एक वर्क इन प्रोग्रेस है। क्योंकि वो आज भी, अगर हम दोनों अकेले होते हैं और इस बारे में बात करते हैं, तो वो कभी कभी इमोशनल हो जाती है। और क्योंकि अब वो ग्रो अप कर रही है, अब उसे वो रियलिटी समझ में आ रही है, सो वो अभी भी इमोशनल हो जाती है। और सिर्फ ध्यान की वजह से, मेडिटेशन की वजह से, अपने स्पिरिचुअल बैकग्राउंड की वजह से, जो काम मैंने करा है उसकी वजह से मेरे अंदर ये स्ट्रेंथ आती है कि मैं उसको संभाल पाऊँ, उसके इमोशंस को पहले रख पाऊँ, अपने आप को बाद में रख पाऊँ। और ये इस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि सच में मैं उसकी बायोलॉजिकल मदर नहीं हूँ, और उसकी बायोलॉजिकल मदर को भी थैंक यू बोलना कि उसकी वजह से जो है रीत मेरे लाइफ में आई, और उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स को थैंक यू बोलना कि उसने जीवन दान दिया मेरी बेटी को, और रीत को उस पोजीशन तक लाना कि वो थैंकफुल हो पाए अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स। उसने एक जर्नी बिताई है, पहले वो डिनायल में थी, फिर उसको एंगर आता था, फिर धीरे धीरे जो है एक्सेप्टेंस आने लगा, और अब वो उस स्टेज पे है जहाँ पर वो कभी अगर अपने बायोलॉजिकल मदर की बात करती है तो वो कहती है कि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ,
ये सब कुछ शायद मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता करना अगर मैं मेडिटेट नहीं कर रही होती, या मैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में नहीं होती, मैं अपने ऊपर काम नहीं कर रही होती, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता। स्नेहा, जैसे हम जानते हैं कि रिश्तों में एक दूसरे को स्पेस देना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम स्पेस की बात करते हैं तो इट्स मोर ऑफ फॉर नॉन इंटरफियरेंस एंड इट्स मोर ऑफ जैसे कहते हैं ना, उनके डिसीशंस को एक्सेप्ट करना, समझना, एक्नॉलेज करना। तो आप रीत के साथ ये किस तरह करती हैं? यानी कि रीत के साथ आप कैसे उसको ये स्पेस का कॉन्सेप्ट समझाती हैं या किस तरह उसको स्पेस देती हैं? रीत के साथ ये बहुत एफर्टलेसली होता है, क्योंकि वो खुद भी स्पेस डिमांड करती है। वो उसे नहीं पसंद कि ऑल द टाइम मैं उसके आसपास रहूं, और उसे अपना एक अलोन स्पेस चाहिए होता है, तो वो खुद ही डिमांड करती है। और धीरे धीरे मुझे ये समझ में आने लगा है कि बच्चा जो है वो डिपेंडेंट ज़रूर होता है माँ बाप के ऊपर, और अपने बेसिक नीड्स के लिए वो डिपेंडेंट होता है माँ बाप के ऊपर, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में उनके अंदर में एक ज़्यादा समझ होती है, बहुत सारी चीज़ों में उनके अंदर हमसे ज़्यादा ज्ञान होता है। और वहाँ पर जो है मैंने बैकफुट लेना स्टार्ट करा जब मुझे ये रियलाइज़ हुआ उनकी कुछ बातें सुनकर कि ये मतलब वाइज है। तो वहाँ पर मैंने बैकफुट लेना स्टार्ट करा, और वहाँ पर मैंने अपने ओपिनियंस उस पर डालने बंद करे, और उसके डिसीशंस जो है वो उसे लेने दिए। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं शेयर करना चाहूँगी। जब ये बात आती है कि उसे किसी से शेयर करना है या नहीं करना है, कि वो मेरे पेट से नहीं पैदा हुई है या वो अडॉप्टेड है, तो ये कम्प्लीटली मैंने उसे उसके चॉइस पर छोड़ा है। और वो जिसे बताना चाहती है वो बताती है, जिसे नहीं बताना चाहती है इट इज़ कम्प्लीटली हर चॉइस। मैं कहीं पर भी उसे फोर्स नहीं करती ये बात करने की, या ये बात बताने की, ये बात शेयर करने की, क्योंकि ये उसकी जितनी मेरी स्टोरी है उतनी ही उसकी स्टोरी है। मुझे उसके थॉट्स को रिस्पेक्ट करना, उसके इमोशंस को रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है कि हमें मैं अपने ओपिनियंस जो है उसके ऊपर नहीं डाल सकती। अगर उसका मन नहीं है तो वो शेयर नहीं करेगी, अगर उसका मन नहीं है तो वो बातें नहीं करेगी इस बारे में। ये मैंने हमेशा रखा है मेरे और रीत के रिलेशनशिप में, और जहाँ पर उसने कोई चीज़ के लिए मना करा तो मैं उसे रिस्पेक्ट करती हूँ, चाहे वो उसे नहलाना हो, चाहे वो उसे कहीं पर टच करना हो, चाहे वो उसे उसके गाल पर किस करना हो। अगर उसने मना करा कि नहीं मम्मा मत करो, तो मैं कम्प्लीटली बैक ऑफ हो जाती हूँ, मैं कम्प्लीटली पीछे हट जाती हूँ, और मैं ज़िद कभी नहीं करती उसके साथ कि तुम यू विल हैव टू अलाउ, बिकॉज मैं आपकी मम्मी हूँ, आपको मुझे अलाउ करना पड़ेगा, मैं नहीं करती। और जो हमारे कॉन्वर्सेशंस भी होते हैं वो बड़े अडल्ट कॉन्वर्सेशंस के जैसे होते हैं, मैं उससे एक बच्चे की तरह ट्रीट नहीं करती। और क्योंकि मुझे कई बार रीत ने बहुत अच्छी एडवाइस दी है, और ये एक इंसिडेंट मैं शेयर करूँगी जो मुझे याद आ रहा है। एक बार रीत की आदत है कि वो ऐसी ऊंची जगहों पर चढ़ना उसे बहुत पसंद है, और फिर वो वहाँ से छलांग मारती है, उसे वो पसंद है। और क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, मम्मियों को लगता है कि वो सेफ़ नहीं है और हमें उन्हें सेफ़ रखना है। तो एक बार वो गिर गई, छोटी थी, 3 साल की थी, 3 या 4 साल की, और काफ़ी ऊंची जगह पर चढ़कर वो गिर गई और उसे लग गया। और तुरंत ही मैंने उसे डांटना स्टार्ट करा कि मैं मम्मा आपको कितनी बार मना करती है, आप क्यों उस पर चढ़ते हो। और रोते रोते ही उसने मुझे कहा कि मम्मा अभी मैं गिरी हूँ तो पहले आप मुझे प्यार कर सकते हो, उसके बाद डांट सकते हो। तो ये एक बहुत छोटी बात है, लेकिन बहुत बड़ी बात उसने कही मुझसे कि डांट बाद में भी सकते हैं, पहले बच्चा रो रहा है तो उसे प्यार कर दो। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि बच्चे भी बहुत वाइज होते हैं, और बच्चों को सुनना, बच्चों से सीखना हमें बहुत ज़रूरी होता है। और वैसा ही जो है मैं उसके साथ करती चली गई। मैंने उसे ये भी क्योंकि मैं एज अ पर्सनालिटी में बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत डोमिनेटिंग टाइप की पर्सनालिटी है मेरी, तो मेरे लिए
ये एक बहुत बड़ी जीत है कि मेरी बेटी मुझसे आकर कहती है कि मम्मा आप एक बार रूम में चलो, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। और वो उसके अंदर ये करेज, मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि ये करेज डेवलप हुआ है कि वो मुझे, जब मैं गलत होती हूँ तो मुझे बताती है कि मम्मा आप गलत हो और आपने इस जगह पर मुझे डांटा जहाँ पर आपने मुझे नहीं डांटना चाहिए था, मेरी यहाँ पर कोई गलती नहीं है। तो एक 8 साल की बच्ची में अगर वो करेज डेवलप कर पाई मैं, कि उसे वो स्पेस दे पाई कि वो मुझे आकर बोल सके कि मम्मा आप गलत हो, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आई एम डूइंग अ गुड जॉब। स्नेहा, आपकी इस बात से मैं ये कहूँगी कि जब हमारे बच्चे हमसे बात करना चाहते हैं, हमें उनकी बात को बहुत शांति से सुनना चाहिए। और जैसे आपकी बेटी ने बोला कि मम्मा पहले आप मुझे प्यार कर लो, फिर बाद में डांट सकते हो, तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक माँ के लिए कि हम अपने बच्चों को ओपनली सुने, क्योंकि जब हम उनकी बात सुनेंगे तभी उनमें वो कॉन्फिडेंस आएगा कि वो सामने से आके हमसे बात करें। एंड स्पेशली आज के समय में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि बच्चे बहुत फ्रीली अपने माता पिता के साथ बात करें, शेयर करें, सो दैट हमें भी पता चलता है कि उनके जीवन में क्या चलता है। स्नेहा, मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहती हूँ स्पेस के बारे में, क्योंकि एक बहुत कॉमन वर्ड है जो हर बच्चा यूज़ करता है, हर फैमिली में होता है। मॉम, आई नीड स्पेस, आई नीड, गिव मी माई स्पेस। सो व्हाट एग्जैक्टली, क्या एग्जैक्टली होता है ये स्पेस देना एक दूसरे को? जनरली हम जब स्पेस सुनते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि बस मैं अपने रास्ते चलूँ, वो तुम अपने रास्ते चलो, और हम जो कर रहे हैं वो ठीक है। पर स्पेस का सही मायना वो है नहीं। और स्पेस वो होता है जो एक इंडिविजुअल को वो एक जगह या एक अपॉर्चुनिटी देता है अपने आप के ग्रोथ के लिए। जैसे एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में अगर एक हस्बैंड वो प्लेटफॉर्म या वो अपॉर्चुनिटी अपने वाइफ को देते हैं जहाँ पर वाइफ इंडिविजुअली ग्रो कर पाए, या वाइस वर्सा जहाँ पर एक वाइफ अपने हस्बैंड को ये स्पेस देती है कि वो इंडिविजुअल लेवल पर भी ग्रो कर पाएँ, सो वो होता है एक्चुअल स्पेस। और जब हम माँ बच्चे की बात करते हैं या पेरेंट और चाइल्ड की बात करते हैं, तो हमेशा एक पेरेंट को ये रहता है कि ये मेरा बच्चा है, और वो बच्चे पर हक जताना चाहते हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि क्योंकि मैंने तुम्हें पैदा करा है तो आपको सारी बातें मेरी माननी पड़ेगी और सारी मेरे हिसाब से आपको अपनी ज़िंदगी जीनी पड़ेगी। पर जब मैंने ये सारे वर्कशॉप्स, ये सारा काम करा, तो मुझे ये समझ में आया कि हम सिर्फ वो ज़रिया है जहाँ से बच्चे इस दुनिया में आते हैं, और हम बच्चों को ओन नहीं करते, हम बच्चों के मालिक नहीं हैं। सो हम अगर ये ट्राई करेंगे कि बच्चे हर समय हमारे हिसाब से, हम जो कहते हैं उस हिसाब से चले, तो वो हमारी गलती है। क्योंकि बच्चे जो हैं वो दे आर अ पार्ट ऑफ नेचर, ये कुदरत का हिस्सा है और सिर्फ हमारे द्वारा आए हैं, हमारे थ्रू आए हैं, और वो हमारे नहीं हैं। हमारा काम सिर्फ उन्हें सपोर्ट करना है, उनको गाइड करना है, उनको सही दिशा दिखाना है, उनको पृथ्वी पर कैसे जीते हैं वो सिखाना है। उसके अलावा वो शायद हमसे और बेटर सब कुछ जानते हैं, बेटर समझते हैं। सो उनके लिए वो स्पेस क्रिएट करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उनको रिस्पेक्टफुली देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जनरली माँ बाप करते क्या है, वो बच्चों को रिस्पेक्ट नहीं करते। उनको ऐसे लगता है कि बच्चों में कोई बुद्धि नहीं है, उनको कुछ पता नहीं है, उनको माँ बाप ज़्यादा जानते हैं। पर जब हम ये रियलाइज़ करते हैं कि बच्चे शायद हमसे ज़्यादा जानते हैं, हमसे ज़्यादा वाइज हैं, तो हम वो इक्वल स्पेस जो है उनको क्रिएट कर कर दे पाते हैं। और ये पूरा क्रेडिट जो है वो मैं खुद नहीं ले सकती। ये जो काम मैंने किया है, जो मेरे मास्टर्स के साथ मैंने काम किया है, डॉक्टर न्यूटन, डॉक्टर लक्ष्मी, हितेश, शुभांगी और भी बहुत सारे मास्टर्स से जुड़ी हूँ। सो जो उनसे सीखा है वही सिर्फ लाइफ में अप्लाई किया, और जिसकी वजह से रीत और मेरा जो रिश्ता है, हम पूरे इक्वल फुटिंग पर रहते हैं। वो अगर मेरी गलती होती है तो वो बता सकती है, मेरी गलती होती है तो वो बता सकती है। अगर उसे हग करने का मन होता है तभी भी मैं परमिशन, मुझे अगर मन होता है तो मैं परमिशन लेती हूँ कि रीत मैं आपको हग करूँ,
और अगर वो मना करती है तो मैं छोड़ देती हूँ, मैं ज़िद नहीं करती। सो ये स्पेस, ये रिस्पेक्ट देना बच्चे को उतना ही ज़रूरी है जितना एक अडल्ट को, क्योंकि हम अडल्ट्स को बिना उनके परमिशन के जाकर हग नहीं करते, तो हम बच्चे को क्यों करते हैं? हम बिना बच्चे के परमिशन के क्यों हम उन्हें छूते हैं, क्यों हम उन्हें हग करते हैं, क्यों हम उन्हें किस करते हैं? सो जो कि अडल्ट रिलेशनशिप्स में अलाउड नहीं है। तो जैसे मैंने कहा कि बच्चे को जब हम रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करते हैं तो हम उसे वो स्पेस, वो इक्वल फुटिंग देते हैं अपने आप को ग्रो करने का, जैसे वो है उसे ग्रो करने का, जैसे वो है उसे पूरी तरह से उभारने का। और इसके साथ साथ वो एक स्पेस क्रिएट करना जहाँ पर बच्चा अपना गुस्सा एक्सप्रेस कर पाए, अपनी सैडनेस एक्सप्रेस कर पाए, अगर वो कुछ फील कर रहा है तो वो एक्सप्रेस कर पाए, अपने बॉडी को अगर एक्सप्लोर कर रहा है तो वो कर पाए। क्योंकि रीत के साथ ऐसा बहुत बार हुआ कि उसने अपने बॉडी को एक्सप्लोर करा, अपने ऑर्गन्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश करी, और मैंने हमेशा वो स्पेस क्रिएट करा कि यस, ये सही कर रहे हो आप, और आपको ये करना ज़रूरी है बिकॉज़ ये आपकी बॉडी है और आपको जानना ज़रूरी है कि क्या चीज़ कहाँ पर है। तो जब वो एक्सप्लोर करती है तो मैं उससे मदद करती हूँ इस चीज़ में, क्योंकि इसमें कोई भी बुराई नहीं है। और जब वो अपने आप को समझ पाएगी पूरी तरह से, तभी वो एक अच्छी ज़िंदगी जी पाएगी। तो ये स्पेस देना, जब हम एज थेरेपिस्ट या एज स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर्स हम लोगों को ये सारी चीज़ें बता सकते हैं कि आप सेल्फ लव करो, आप जो है अपने शरीर को प्यार करो, तो वो बच्चा जब वो एक्सप्लोरेशन स्टेज में होता है तो हम उसे मना कर देते हैं कि नहीं मत करो, ये अच्छी बात नहीं है और आप क्यों अपने आप को टच कर रहे हो। लेकिन ये सारी चीज़ों के लिए स्पेस क्रिएट करना एक पेरेंट की ड्यूटी होती है, एक पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि अगर बच्चा अपने ही शरीर को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो वो कैसे एक अच्छी लाइफ जी पाएगा। सो यही, दिस इज़ वॉट आई मीन बाय स्पेस, कि अगर एक बच्चा कुछ कर रहा है तो पहले उसे समझें ठीक से कि बच्चा क्यों कर रहा है, क्यों कह रहा है, क्यों ये चीज़ बोल रहा है, उसके बाद जो है उस पर रिएक्ट या रिस्पॉन्ड करना हमें ज़रूरी है। ये तभी आएगा जब हम अपने बच्चों को रिस्पेक्ट कर पाएंगे, हम ये समझ पाएंगे कि बच्चे शायद हमसे ज़्यादा वाइज हैं, बच्चे शायद हमसे ज़्यादा ज्ञानी हैं, हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। तो जब हम उस नज़रिए से बच्चों को देखेंगे तो हम वो इक्वल स्पेस उन्हें दे पाएंगे अपने इमोशंस, अपने थॉट्स जो है टेबल पर रखने के लिए। और इसकी वजह से ये जर्नी जो मेरी रही है, रीत बहुत ओपन है मेरे साथ। ऑल्दो वो 8 साल की है, वो क्वेश्चंस पूछने में हिचकिचाती नहीं है, और मेरे पूरे परिवार में सब बहुत उसे इस बात के लिए लाइक करते हैं क्योंकि वो बहुत फ्रैंकली सबसे क्वेश्चंस पूछती है। जो मेरी नानी है वो इस समय कुछ 78 इयर्स ओल्ड है, और हम अक्सर जाते हैं उनके पास मिलने। तो एक बार रीत ने उनसे ये भी पूछ लिया कि बड़ी नानी, आप तो 78 इयर्स के हो गए हो, पर आप मरे क्यों नहीं अभी तक। सो वो इनोसेंस उसमें है कि वो जो हार्ड क्वेश्चंस है लाइफ के, जो कभी पूछे नहीं जाते, वो पूछ सकती है। और जब मेरे फादर पास ऑन हुए थे तो रीत ने फर्स्ट टाइम डेथ जो है एक्सपीरियंस करा था बहुत नियरली, और उस समय उसने बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे पूछे थे और मैंने बहुत ट्रूथफुली उनका आंसर करा था उससे। और वहाँ पर मैंने उसका विजडम भी देखा, उसकी जो है सहनशीलता भी देखी, और किस तरह से उसने इस ग्रीफ को एक्सेप्ट करा वो भी देखा, और कितनी वो सेंसिटिव थी इस दौरान वो भी मैंने ऑब्ज़र्व किया। तो और ये सारे टॉपिक्स जो हम बच्चों से नहीं डिस्कस करते, जैसे डेथ हो या बॉडी हो या ओल्ड एज हो या बीमारियां हो, मुझे लगता है कि हमें इक्वल फुटिंग पे उनसे बात करनी चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि ये सब क्या होता है और किस तरह से इन सब चीज़ों से हम डील कर सकते हैं। तो यही मेरे हिसाब से दिस इज़ व्हाट इज़ गिविंग स्पेस। जब हम एक बच्चे को जो वो फील कर रहा है, महसूस कर रहा है, उसे वैलिडेट करते हैं, उसे ये नहीं कहते कि नहीं तुम गलत हो। और कभी कभी बच्चे सैड हो जाते हैं बिना कोई रीज़न के। रीत स्कूल से आती है और वो मुझसे लिपट कर रोने लगती है, पर कभी भी मैंने उसे ये नहीं पूछा कि क्यों रो रहे हो, क्या हुआ। मैं हमेशा उसे ये कहती हूँ कि आपको जितना मन है आप उतना रो लो, उसके बाद हम बात करेंगे।
क्योंकि अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने की फ्रीडम हर एक को होनी चाहिए। और बच्चों के इमोशंस को हम बहुत बार दबा देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि वो हंसते रहें तो वो एक वैलिडेशन है हमारे लिए कि हम एक अच्छी माँ हैं। लेकिन हर एक इमोशंस को एक्सप्रेस करना ज़रूरी होता है। जब वो गुस्सा होते हैं, सैड होते हैं, एंग्री होते हैं, जेलस होते हैं, गिल्टी फील करते हैं, ये सब चीज़ एक्सप्रेस करने का स्पेस उन्हें देना हमें बहुत ज़रूरी है। तो बाय गिविंग स्पेस, दिस इज़ व्हाट आई मीन कि हर एक चीज़ के लिए हमें स्पेस क्रिएट करना ज़रूरी है। सो स्नेहा, दैट वाज सो ब्यूटिफुली, जैसे आपने हमें समझाया स्पेस के बारे में। और अगेन ये सब समझ हम में तब आती है जब हम अपने साथ कुछ समय बिताते हैं। एंड अगेन जैसे हम बार बार सुनते हैं कि मेडिटेशन इज़ अ वेरी गुड टूल। जब हम काम हैं, हम कंपोज्ड हैं, तो हमारी बुद्धि भी काम करती है, तब हमें ये सब चीज़ें बहुत अच्छी तरह समझ आने लगती है। और स्नेहा, हमारे पास कुछ बहुत खास है आपको दिखाने के लिए, चलो मिलकर देखते हैं। मम्मी से मैं बहुत प्यार करती हूँ। मम्मी जब भी कहीं बाहर जाती है तो मुझे मम्मी का बहुत याद आता है। मैं अपनी मम्मी के पेट से पैदा नहीं हूँ, मैं अपनी मम्मी के दिल से पैदा हुई हूँ। मैं अपना सारा बात मम्मी से शेयर कराती हूँ। आई लव यू मम्मी। हाउ ब्यूटिफुल। स्नेहा, आपने इतना क्यूटली, इतनी अच्छी तरह उसको समझाया दैट शी इज़ सो मच अवेयर एंड शी हैज़ एक्सेप्टेड द फैक्ट दैट यू आर नॉट हर बायोलॉजिकल मदर। एंड मैं ये कहूँगी कि आपने बहुत खूबसूरती से, बहुत हिम्मत से अपनी ये मदरहुड, जो आप ये माँ हो, उसको आप कर रहे हैं। आपकी जो ये द रोल इज़ ऑल्सो वेरी स्मॉल वर्ड, बट जो ये परमात्मा ने आपको ये जिम्मेदारी दी है, बहुत खूबसूरती से आप उसको निभा रहे हो। थैंक यू सो मच। बहुत ही स्पेशल मैसेज था। और शी इज़ डिवाइन। मेरी बेटी जो है, मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरे से बहुत ज़्यादा आगे है, बहुत डिवाइन है और बहुत समझदार है। सो थैंक यू सो मच। स्नेहा, बहुत अच्छा लगा आपकी बेटी से मिलकर और उससे सुनकर, जो उसने अपना भाव एक्सप्रेस किया आपके लिए, जो उसके इमोशंस, जो उसके फीलिंग्स थे। मैं ये कहूँगी स्नेहा कि आप, यू आर अ कंप्लीट मदर। इट्स नॉट लाइक कि देयर इज़ एनीथिंग लैकिंग। एंड कितनी समझदारी, कितनी सूझबूझ से, कितनी हिम्मत से और कितना अपने ऊपर काम करके आप ये जो मदरहुड का रोल है वो निभा रहे हो। आई रियली सल्यूट टू यू एज अ मदर। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए, मेरी जर्नी शेयर करने के लिए। क्योंकि अगर एक भी माँ इस चीज़ से इंस्पायर हो पाए, मेरी जर्नी से इंस्पायर हो पाए, तो मैं बहुत अपने आप को फॉर्चुनेट समझूंगी। सो थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, आज के लिए बस हम यहीं पे हैं, ख़त्म करते हैं शो को। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते माँ हो तो ऐसी के एक नए एपिसोड में एक और माँ के साथ। तब तक के लिए बने रहिए PMC हिंदी चैनल के साथ। और अगर आपके कोई भी प्रश्न हैं तो आप ज़रूर उन्हें कमेंट बॉक्स में लिखिए। एंड आपकी कोई भी जानकारी है तो आपको PMC हिंदी चैनल के द्वारा बहुत कुछ मिल सकता है। धन्यवाद।